हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट, जो कि आपकी फोर्थ सेमेस्टर में है, उसके शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है ना, देखिए पार्ट फर्स्ट होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो हम जो है ना यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को इसमें कवर करने वाले हैं। बाकी जो सेकंड पार्ट है वो भी जल्दी से जल्दी आएगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम जो है ना यूनिट को एकदम रिवाइज करते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो अभी तक, तो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, आपने कुछ ना कुछ तो फार्माकोलॉजी में अब जरूर पढ़ लिया है। तो देखिए, बात करते हैं ना, इसके अलावा जो ये पीडीएफ वगैरह आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं, आई होप जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन पेपर था, जो एग्जाम हुआ है आपका, आई होप वो अच्छा गया हो। और आप बताना कि क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं या फिर जो हम बता रहे हैं वो आ भी रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। ये जो है ना, सबसे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि यूनिट वाइज सेलेक्ट किए हैं। हर एक यूनिट से अलग अलग क्वेश्चंस हैं, मतलब कि किसी से ज़्यादा है किसी से कम है। तो ये जो है ना, पहले हमने इस तरीके से लिखे हैं। बाकी जो है इनका हम सॉल्यूशन भी एक तरफ से लिख रखा है, और वही जो है ना अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है शहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है, जो कि स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे जनरल फार्माकोलॉजी है। यानी कि अभी फार्माकोलॉजी आपका सब्जेक्ट न्यू आया है, तो आपने पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी क्या है, और फार्माकोलॉजी में भी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक क्या है। तो 2 मार्क्स में ये जो है डेफिनेशन में भी आ सकती है। तो अगर आपने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करी होगी तो आपको पता ही होगा फार्माकोलॉजी है क्या। लेकिन अगर जिसको नहीं पता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं उनको बता दूँ। तो देखिए, फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, फार्माको प्लस लॉजी। फार्माको का मतलब है यहाँ पे फार्माकॉन। फार्माकॉन का ये हमारे ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग यानी कि मेडिसिन। और लॉजी मीन्स स्टडी। तो जैसे कि अब नाम यहाँ से आप समझ गए होंगे, यानी कि द स्टडी ऑफ ड्रग। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी बोल सकते हैं आप, इन विच वी स्टडी अबाउट द ड्रग, देयर एक्शन, देयर इफेक्ट। यानी कि हमारी जो बॉडी है उसमें कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं तो उसका एक्शन क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, यानी कि उसके बारे में पढ़ना, सारा कुछ ड्रग के बारे में पढ़ना, वो हमारा फार्माकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। और इसके अलावा इसकी जो है ना 2 ब्रांचेज ये हो जाती हैं। एक होती है फार्माकोकाइनेटिक एंड एक होती है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक देखिए, इसको भी हम ब्रेक करते हैं 2 वर्ड में। फार्माको मीन्स वही ड्रग, एंड काइनेटिक मीन्स होता है मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो देखिए, वही जो है ना यहाँ पे लिख रखा है, फार्माकोकाइनेटिक इज कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड बॉडी रेस्पॉन्स ऑन दिस। यानी कि हम जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं, ड्रग लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में कैसे वो मूव करती है, कहाँ कहाँ पे वो जाती है, साथ के साथ हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है। तो ये जो स्टडी है, यानी कि हमारी बॉडी क्या करेगी ड्रग के साथ, उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसको मेटाबोलाइज करेगी, फिर उसको बाहर निकालेगी। वो जो सारा कुछ है ना, वो हमारा फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। आप इसको जरूर से याद कर लेना, व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, यानी कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, वो है हमारी फार्माकोकाइनेटिक। दूसरा हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। और उससे पहले देखिए, इसमें देखिए 4 स्टेप्स होती हैं, अगर आपने पढ़ा हो। एक होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। तो ये जो ना सारी जो है ना हमारी फार्माकोकाइनेटिक में आती हैं। बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक। देखिए, फार्माकोडायनेमिक जैसे कि फार्माकोन का मतलब तो वही है, यहाँ मतलब तो वही है ड्रग, एंड डायनेमिक जो है वो डायनेमिकोज एक वर्ड है, डायनेमिकोज से आया है, यानी कि पावर। डायनेमिकोज का मतलब है पावर, यानी कि पावर ऑफ ड्रग। ड्रग का क्या इफेक्ट है, उसकी क्या पावर है, और वो अपना इफेक्ट कैसे दिखाती है, उसकी जो स्टडी है वो है हमारी फार्माकोडायनेमिक। तो वही लिख रखा है, फार्माकोडायनेमिक बेसिकली कंसर्न्ड विद इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि उसका क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी में, और वो अपना इफेक्ट कैसे दिखाती है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो जो स्टडी है वो हमारी फार्माकोडायनेमिक है। तो वही ये देखिए, ये जो टर्म है वो याद रख लेना, व्हाट ड्रग डू विद बॉडी। ठीक है, आई होप अगर अभी तक आपने फार्माकोलॉजी नहीं स्टार्ट करी हो तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फार्माकोलॉजी है क्या। तो बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्या था कि 1977 में 1977 में जो हमारे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने ने कुछ मेडिसिन की एक लिस्ट सेलेक्ट करी। सपोज 200-300 मतलब कुछ मेडिसिन उन्होंने सेलेक्ट करी, और उन्होंने कहा कि ये जो मेडिसिन है वो हर टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए, और ये चीप बोलने से मतलब वो सस्ती होनी चाहिए, यानी कि हर कोई उनको अफोर्ड कर सकता हो। तो उन मेडिसिन को ना उन्होंने एजेंशियल मेडिसिन बोला। एजेंशियल जैसे कि नेम में आ रहा है, एजेंशियल की आवश्यक दवाइयाँ, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, कभी भी वो हमें काम आ सकती हैं, हमको वो ओवर द काउंटर मिलनी चाहिए,
वो सेफ़ होनी चाहिए, वो कम रुपये में मिलनी चाहिए वो, और जितने अमाउंट में हमें ज़रूरत है, जितनी मात्रा में ज़रूरत है, उतने अमाउंट में वो मिल जानी चाहिए। तो जो वो मेडिसिन की जो लिस्ट बनाई ना, वही है हमारा एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। वही लिख रखा है, देखिए, दीज आर दोज ड्रग, सॉरी दोज है ये, दोज ड्रग विच सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर में बोले तो जो जैसे बोल सकते हैं आप, जैसे फर्स्ट एड में, यानी कि जैसे कभी कभी हमें जैसे डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही वो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, लाइक पेन किलर्स हुई हमारी, कुछ एंटीडोट वगैरह हुए, तो वो जो सारी मेडिसिन हैं उसको ही हम बोलते हैं एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। उनके बारे में मतलब एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि ये सारी अवेलेबल होनी चाहिए। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो है ना, देखिए, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि सपोज हमें 10 ड्रग मेडिसिन चाहिए, टैबलेट चाहिए, तो वो 10 के 10 मिल ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें 8 या 7 ही मिल पा रही हैं। तो वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए, साथ के साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि वो सस्ती मिलनी चाहिए, और सेफ भी होनी चाहिए वो, और इफेक्टिव भी होनी चाहिए। तो ये है हमारा एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे एक और पॉइंट लिख रखा है, देयर आर टोटल 348 मेडिसिन प्रेजेंट इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया 2011। यानी कि हर एक कंट्री की ना एक अलग लिस्ट होती है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, तो उसी के हिसाब से ऐसे ही हमारे इंडिया में जो है 348 ऐसी मेडिसिन हैं जो कि एसेंशियल ड्रग के लिस्ट में आती हैं। तो ये जो है अलग अलग देश में वैरी कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है हमारा, व्हाट आर द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हम ड्रग को, मेडिसिन को कितने तरीकों से अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे हम इंजेस्ट कर सकते हैं, वो जो सारे तरीके हैं वही बताने हैं। देखिए, ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, यानी कि 7 मार्क्स में ही आता है। वैसे मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, बाकी मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे रूट्स हैं, देखिए, सबसे पहले है लोकल रूट। पहले हम इनको 2 ब्रॉड क्लास में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा लोकल रूट, एक होता है हमारा सिस्टेमिक। जैसे कि लोकल कहने का मतलब है कि एक ऐसा रूट हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कि उसमें जो हमारी ड्रग है ना, वो हमारे ब्लड में नहीं जाएगी। हाँ, इसमें ब्लड में नहीं जाएगी, और सिस्टमिक में हमारी वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। तो वो जो हमारा रूट हुआ जिसमें ड्रग ब्लड में नहीं जाएगी, वो हमारा लोकल रूट हुआ। जैसे कि स्किन वगैरह पे अप्लाई करना, किसी आँख में, नाक में, या कहीं पर भी मेडिसिन को यूज़ करना, वो हमारा लोकल में आएगा। सिस्टमेटिक कहने का मतलब है कि जैसे हम ओरली ले रहे हैं तो हमारी एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में जाती है वो। इसके अलावा इंजेक्शन वगैरह, इसके अलावा वकल, सबलिंगुअल जो हमारे सारे हैं, वो जो है हमारे रूट सिस्टमिक में आते हैं। तो वही लिख रखे हैं कि लोकल रूट, यानी कि जो कि मतलब ब्लड में नहीं जाएंगे। जैसे कि टॉपिकल हुए, उनको हम स्किन पे अप्लाई करेंगे। इनहेलेशन, इनहेल कर लेंगे, और ऑक्यूलर ड्रॉप, आई वगैरह में ड्रॉप का डालना, रेक्टल या वेजाइनल द्वारा, एंड ऑरिकुलर यानी कि ईयर में, कान वगैरह में दवाई वगैरह डालना। तो ये हमारे लोकल रूट। बात करें सिस्टमिक रूट की, तो यहाँ पे देखिए, ये जो सिस्टमिक रूट है ना, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब 2 टाइप्स में इनको हमने क्लासीफाई किया है। एक है एंटेरल। एंटेरल कहने का मतलब है एंटेरिक, एंटेरल आया एंटेरिक से, एंटेरिक। और एंटेरिक जो वर्ड है ना, वो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मतलब कनेक्टेड है, इंटेस्टाइन वगैरह से। यानी कि एक ऐसा रूट जिसमें जो हमारी ड्रग है वो हमारी जीआईटी के थ्रू होकर के वो एब्जॉर्ब होती है, हमारे ब्लड में पहुँचती है, वो हमारी एंटेरल रूट वाली कहलाती हैं। दूसरे सिस्टेमिक रूट कहने का मतलब है जो हमारी ड्रग है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो जाएगी। कैसे जाएगी? वो डायरेक्टली बिना जीआईटी के जाएगी, ठीक है। जैसा कि हमारे यहाँ पे एग्जांपल है सबलिंगुअल, जो कि हमारे जो टंग वगैरह होती है उसके नीचे रख देते हैं। ऐसे वक्कल है, सबक्यूटेनियस है, रेक्टल है। तो ये जो है ना सारे जो रूट है ना वो हमारे ब्लड में जाएंगी, मेडिसिन सारे ब्लड में जाएंगी, और वहाँ पे जीआईटी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू नहीं जाएंगी। यहाँ पे जो लास्ट में एक और है, देखिए, वो है इंजेक्शन आपने पता ही होगा, इंट्रावेनसली, इंट्रामस्कुलरली, और डर्मल और सबक्यूटेनियस। ये जो है ना हमारी डायरेक्टली कहाँ पे ब्लड में जो है अपनी दवाई को, यानी कि अपनी मेडिसिन को ये पहुँचाते हैं। तो ये जो है ना सारे रूट्स हैं कि कैसे हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में पहुँचेगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है डिफाइन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एंड देयर टाइप। तो एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, एगोनिस्ट को हम पहले समझते हैं, तो एंटागोनिस्ट आपको बाद में खुद समझ आ जाएगा। देखिए, एगोनिस्ट, देखिए, आपने पता ही होगा जो हमारी ड्रग्स होती हैं तो वो जो ना हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, वहाँ पे जाके बाइंड होती हैं। लाइक वो की एंड लॉक की तरह उनका जो है सारा काम होता है। जैसे कि इस तरीके से ये हमारा ये रिसेप्टर है और ये हमारी ड्रग है, तो ये जो है आएगी, इस यहाँ पे जाके बाइंड होगी और अपना जो है वो रेस्पॉन्स दिखाएगी, जो भी उसका काम है, ठीक है।
तो एगोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट हमारी वो ड्रग है, वो सब्सटेंस है जो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होकर के फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं, बोले तो अपने जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे बाइंड होकर उनको वो एक्टिवेट करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एगोनिस्ट। और ये जो है ना सेम वही असर दिखाते हैं जो कि हमारी बॉडी में कोई मेन केमिकल दिखाता है। मेन केमिकल कहने का मतलब है, सपोज हमें डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है। डायबिटीज़ कब होती है? जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है। जब भी तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो हम जो है ना बाहर से इंसुलिन लेते हैं। ये इंसुलिन सेम वही उसी तरीके से काम करता है जैसे कि हमारी बॉडी वाला इंसुलिन करता है, ठीक है। तो सपोज ये इंसुलिन हमारा कुछ रेड पेन से मैं दिखा देता हूँ। तो इंसुलिन जो है ना कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये वो इंसुलिन है जो हमने बाहर से लिया है, और दूसरा वाला ये वो इंसुलिन है जो कि हमारी बॉडी में खुद का था, लेकिन जो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या फिर वो असर नहीं दिखा रहा है। तो ये जो इंसुलिन मतलब हमारी बॉडी वाला जहाँ पे जाके बाइंड होता था, जहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाता था, वहीं पे ये जो दूसरा जो हमने बाहर से लिया ये इंसुलिन जो है वहाँ पे जाके बाइंड होगा और अपना एक्शन दिखाएगा। यानी कि ये वही काम करेगा जो हमारी बॉडी में कोई मेन केमिकल कर रहा है, या बोले तो जिस डिसीज में जिस हिसाब से मेडिसिन दी जा रही है, जो एजेंट वहाँ पे काम कर रहा है वही सेम असर दिखाएगा। वो हमारे एगोनिस्ट होते हैं, यानी कि ये जो है ना रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाते हैं और वहाँ पे अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी समझ आया होगा कि एगोनिस्ट क्या है। एक अपोजिट दूसरे हमारे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कहने का मतलब है जैसे कि नेम हमारा एंटा यानी कि अपोज करने वाले। तो ये जो है ना अपने जो भी रिसेप्टर हैं, जैसे ये हमारा रिसेप्टर है, तो मैं दूसरी पेन से दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिसेप्टर जो है ना, ये जो एंटागोनिस्ट होंगे, सपोज मैंने ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ, तो ये जो है ना रिसेप्टर को जाके यहाँ पे ये ब्लॉक करेंगे। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखाएंगे, ये जो है ना उसको ब्लॉक करेंगे। सपोज एग्जांपल समझिए, ये कोई सीरियस एग्जांपल नहीं। सपोज इंसुलिन हमारी बॉडी में बढ़ गया, उससे हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो जब अगर हम कुछ ऐसी मेडिसिन लें, ऐसी दवाई लें जो कि इंसुलिन के रिसेप्टर पे जाके ही वो अटैच हो जाए और उसको जा करके ब्लॉक कर दे, जब उसका रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएगा तो इंसुलिन वहाँ पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगा या उसका जो काम है वो नहीं दिखा पाएगा। यानी कि एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को ब्लॉक करने के काम आते हैं, एगोनिस्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के काम आते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, एगोनिस्ट इज ए केमिकल विच बाइंड टू ए रिसेप्टर एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर टू गिव बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो ये जो जो हमारे रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, ये है हमारे एगोनिस्ट। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा वो है एंटागोनिस्ट। यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, एंटागोनिस्ट आर दोज सब्सटेंस या ड्रग विच हैव सेम स्ट्रक्चर लाइक एगोनिस्ट बट दे डोंट गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दे एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट एंड ब्लॉक द रिसेप्टर। तो जैसे कि ये हमारा एगोनिस्ट है और ये हमारा एंटागोनिस्ट है। तो अगर ये जो है यहाँ पे जाके बाइंड होगा तो ये जो है इस रिसेप्टर पे जाके इसको ब्लॉक कर देगा, फिर हमारा एगोनिस्ट जाके बाइंड नहीं हो पाएगा और वो अपना असर नहीं दिखा पाएगा। तो ये कहलाते हैं हमारे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो है ना हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक है कॉम्पिटेटिव, एक है नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव जैसे कि नेम मारा है, मतलब वो कंपटीशन वो यहाँ पे करेगा। तो वो जो है ना देखिए 100% उसकी इफिकेसी होती है और उसकी पोटेंसी 0% होती है। देखिए इफिकेसी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ये रिसेप्टर है उसका शेप कुछ इस तरीके से है। तो ये जो है हमारा एगोनिस्ट यहाँ पे जो जा करके फुल्ली तरीके से फिट हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना जो रिसेप्टर है बिल्कुल उसको फुल तरीके से ब्लॉक कर देगा। तो उसको हम बोलेंगे इफिकेसी, यानी कि उसकी जो कॉम्पिटेटिव वाले होते हैं उनकी जो इफिकेसी होती है वो 100% होती है, 100% इफिकेसी, ठीक है। और उनकी पोटेंसी जो है ना वो 0% होती है। पोटेंसी कहने का मतलब है कि वो उनका जो एक्शन है, इफेक्ट है, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसका जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो 0 होता है, यानी कि पोटेंसी उनकी 0 होती है। लेकिन वो जो रिसेप्टर जो है उसको जाके फुल तरीके से ब्लॉक कर देते हैं तो इफिकेसी उनकी 100% होती है। तो ये जो है ना हमारे कहलाते हैं कॉम्पिटेटिव, ठीक है, कॉम्पिटेटिव। दूसरे हमारे नॉन कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव कौन से हैं, यानी कि देखिए इस तरीके से सपोज ये हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर का शेप इस तरीके से, लेकिन हमारा जो एंटागोनिस्ट है उसका शेप इस तरीके से है। तो यहाँ पे आएगा और उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाके ब्लॉक करेगा, यानी कि वो 100% उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। वहाँ पे उसकी जो इफिकेसी वो 100% नहीं होगी, उससे कम होगी, लेकिन पोटेंसी वही 0 हो गई। तो वो जो हमारे एंटागोनिस्ट कहलाते हैं वो हमारे नॉन कॉम्पिटेटिव कहलाते हैं। नॉन कॉम्पिटेटिव कहने का मतलब है कि उनका और एगोनिस्ट का जो शेप है, जो रिसेप्टर का जो बाइंडिंग शेप है वो बिल्कुल सेम नहीं होता है,
वो कुछ परसेंट तरीके से अब उसको फुल तरीके से वहाँ पे ब्लॉक नहीं कर पाते, वो हमारे नॉन कॉम्पिटेटिव कहलाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा पड़ा है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट और उसके टाइप यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए वो हमारा डिफाइन टॉलरेंस एंड क्रॉस टॉलरेंस। तो देखिए आपने देखा होगा या फिर आप खुद समझ सकते हैं, जैसे कोई आदमी है वो अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, उसने स्टार्टिंग में जो अल्कोहल लेनी है वो स्टार्ट करी सपोज 20 ml या 30 ml से, उसको जो है फुल यहाँ पे नशा होने लग गया, ठीक है। जैसे दारू स्टार्ट करी अगर उसने 20 ml 30 ml भी ली तो उसको नशा हो गया। लेकिन जब वो कंटिन्यूसली लेने लग गया, महीनों सालों 2 साल उसने ली, तो क्या होगा कि जो स्टार्टिंग में उसने जो 20 या 30 ml ली थी उसका जो असर तो पहले स्टार्टिंग में था, वो फिर कुछ टाइम बाद यानी कि महीनों बाद सालों बाद वही सेम असर नहीं रहेगा, बल्कि बहुत कम उसको वो लगेगा। तो वो जो कहलाता है ना, वो कहलाता है टॉलरेंस। यानी कि अगर हम कोई भी ड्रग है उसको रिपीटेडली ले रहे हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन में काफ़ी टाइम तक उसको हम रिपीट करके ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो घटता चला जाता है। हमारी बॉडी सेम इफेक्ट नहीं दिखाती, सेम एक्शन नहीं दिखाती जो कि वो स्टार्टिंग में दिखाती थी। तो ये जो हमारी फिनोमिना है या बोले तो जो हमारे ड्रग का एब्यूज़ है वो हमारा कहलाता है टॉलरेंस। तो वही लिख रखा है, देखिए टॉलरेंस इज द डिमिनिश्ड इफेक्ट ऑफ ड्रग विच ऑकर व्हेन ड्रग इज यूज्ड रिपीटेडली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये है, आपको समझ आ गया होगा। और ये एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, टॉलरेंस जो है ना वो ग्रेजुअली होता है। ग्रेजुअली कहने का मतलब है कि ये धीरे धीरे से जो रेस्पॉन्स होता है ड्रग वो धीरे धीरे से ख़त्म होता है, एक साथ नहीं होता है। तो ये यहाँ पे टॉलरेंस। दूसरा है क्रॉस टॉलरेंस। क्रॉस करने का मतलब है कि दूसरे में टांग अड़ाना, यानी कि क्रॉस करना। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे 2 ड्रग है, सपोज ये एक ड्रग है और ये एक दूसरे ड्रग है। एग्जाम्पल, ये ऐसी 2 ड्रग हैं जो कि एक ही साइट पे जाके अपना असर दिखाती हैं, बोले तो एक ही रिसेप्टर पे जाके अपना काम करती हैं। सपोज एग्जांपल ये एसिक्लोफेनेक है और ये हमारी डाइक्लोफेनेक है। तो ये जो है ना देखिए, अगर हम किसी एक को रिपीटेडली लें, कंटिन्यू लॉन्ग ड्यूरेशन में लें, सपोज हम एसिक्लोफेनेक को ले रहे हैं, एसिक्लोफेनेक को अगर हम ले रहे हैं तो ये जो है ना सेम रिसेप्टर पे जाके काम करती हैं दोनों वैसे तो जैसे हम इसको रिपीट करके बार बार लेंगे तो इसके लिए ना हमारा टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। साथ के साथ इसकी वजह से ना जो दूसरी मेडिसिन जो हम नहीं भी ले रहे हैं, यानी कि डाइक्लोफेनेक को हम नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए भी टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। उसका भी जो असर है हमारी बॉडी में फिर कुछ नहीं हुआ करेगा। तो ये जो कहलाता है ना वो कहलाता है क्रॉस टॉलरेंस, यानी कि एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन का जो है टॉलरेंस डेवलप हो जाना हमारी बॉडी में, या उसका भी इफेक्ट खत्म हो जाना, वो कहलाता है क्रॉस टॉलरेंस। ये दो मेडिसिन वही होती हैं जो कि सेम रिसेप्टर पे जाके काम करती हैं या फिर सेम ही कैटेगरी की होती हैं। तो ये जो है ना दोनों में आपने डिफरेंस समझ आ गया होगा कि हमारा टॉलरेंस क्या है और क्रॉस टॉलरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो हमारा व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग डिपेंडेंस। तो जैसा कि आप नाम में देखोगे यहाँ पे आ रहा है ड्रग डिपेंडेंस, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें हम ड्रग पे डिपेंड हो जाते हैं। सपोज मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ये एग्जांपल ज़्यादा सीरियस मत लेना। देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा कुछ जो लोग हैं ना वो सिगरेट पीते हैं या फिर बीड़ी वगैरह पीते हैं, और जैसे वो फ्रेश होने जाते हैं तो उससे पहले वो सिगरेट या बीड़ी वगैरह पीते हैं तभी वो फ्रेश हो पाते हैं। यानी कि अगर उन्हें फ्रेश होना है ना तो सिगरेट या फिर बीड़ी वगैरह होनी ज़रूरी चाहिए। अगर नहीं वो पियेंगे तो फ्रेश वगैरह होने में उनको दिक्कत होती है। यानी कि बिना बीड़ी के वो फ्रेश नहीं हो सकते, वो बीड़ी पे डिपेंड है। तो ये कहलाता है डिपेंडेंस। ऐसे ही अगर हम कोई जो मेडिसिन वगैरह या ड्रग वगैरह है, अगर हम उसको कंटिन्यूसली लंबे समय तक लेने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी उस पर डिपेंड हो जाती है। अगर हम उसको नहीं लेते हैं तो वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं करती, बल्कि कुछ प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होने लग जाती है। वही कहलाता है ड्रग डिपेंडेंस। तो जैसे कि लिख रखा है वही है, आपको समझ आ गया होगा, देख लेना। जैसे कि हम वही स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो अगर हमको नहीं मिले तो हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे कि जो शराबी होते हैं, अगर उनको अल्कोहल नहीं मिले तो उनकी बॉडी क्या हरकत करने लग जाती है, उनको मतलब कि वही नशा चढ़ने लग जाता है कि हमें चाहिए ही चाहिए, दर्द वगैरह होने लग जाता है, हेडेक वगैरह। तो ये कहलाता है हमारा ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए वो हमारा डिफाइन टैकीफाइलैक्सिस विद एग्जांपल। देखिए टैकीफाइलैक्सिस भी बिल्कुल टॉलरेंस के जैसा ही है कि अगर हम कोई मेडिसिन को बार बार लेते हैं तो उसका जो है हमारा वही इफेक्ट सेम नहीं रहता, बल्कि उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज़ होगी, वो है रैपिडली डिमिनिशिंग रेस्पॉन्स, यानी कि इसमें जो इफेक्ट है ना वो एक साथ कम हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि टॉलरेंस जो है वो ग्रेजुअली होता है, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे से।
सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में, ये जो है ना धीरे धीरे होगा। लेकिन जो हमारे टैकीफाइलैक्सिस है वो 2-4 दिन में ही हो जाएगा। सपोज एग्जांपल समझिए, एक हमारी ड्रग है इफेड्रिन है, जो कि हमारी नज़ल डिकॉन्जेस्टेंट होती है। इसका कहने का मतलब है जब नज़ल कंजेस्ट हो जाती है, बोले तो हमारी नाक बंद हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हमने मेडिसिन ली तो कई कई पेशेंट में क्या कहते हैं टैकीफाइलैक्सिस ये शो करती है। बोले तो अगर हम इसको डेली सा ले रहे हैं या 2-4 दिन बाद ले रहे हैं, तो इसका जो इफेक्ट है जो हमारे स्टार्टिंग में मिलना था वो हमें फिर बाद में नहीं मिलता है, या बोले तो हमारी नाकों बंद जो हुई पड़ी थी उसको नहीं खोल पाती है। तो वो कहलाता है टैकीफाइलैक्सिस, यानी कि 2-4 दिन में ही हमारा जो इफेक्ट है वो गायब हो जाना है ड्रग का, वो हमारा टैकीफाइलैक्सिस कहलाएगा। तो आई होप इनमें आपने डिफरेंस समझ आ गया होगा कि टॉलरेंस क्या है और टैकीफाइलैक्सिस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स फेजेस, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आया था और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप देखोगे फार्माकोकाइनेटिक में ADME, तो मेटाबॉलिज्म, तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसके फेजेस क्या है, तो इसके ऊपर देखिए सेपरेट वीडियो बन चुकी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डिटेल में आप देख लेना, वैसे भी लॉन्ग में आता है, तो वहाँ पे आपको बेटर समझ आ जाएगा। और लास्ट में देखिए एक और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बता है इस यूनिट से, वो है डिफाइन एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन। जैसे कि नेम आ रहा है इंडक्शन, यानी कि इंड्यूस करना, या बोले तो इन्हांस करना, इनकी इंक्रीज करना। यानी कि अगर हम कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे, उसको हम बोलेंगे एंजाइम इंडक्शन। देखिए हमारे जो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो होता है लिवर में। लिवर में एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450। तो ये एंजाइम का नेम आपने देखिए याद करना होगा, ये आपको मेटाबॉलिज्म में भी काफ़ी रोल निभाएगा अपना। तो साइटोक्रोम P450 जो हमारे एक एंजाइम है, तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जब हम उनको लेते हैं तो ये उसके इफेक्ट को बढ़ा देती हैं। जब इसका इफेक्ट बढ़ेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुई वो हमारी हुई एंजाइम इंडक्शन, उसका इफेक्ट बढ़ गया। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जब हम उनको लेते हैं तो उनका जो इफेक्ट है ना, मतलब वो जो है ऐसा इफेक्ट डालते हैं कि जो हमारा एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है, उसका जो असर है, या बोले तो उसकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो उस केस में जो प्रोसेस हुई वो कहलाएगी हमारी एंजाइम इनहिबिशन। तो ये जो है ना हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने इसका कवर ही कर लिया है, पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जो कि हमारा इसका ही नेक्स्ट पार्ट है। बोले तो ये फार्माकोडायनेमिक इसमें स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन वही बन जाता है कि फार्माकोडायनेमिक क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का, वो जो है ना आपने बताना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, समझाया था कि फार्माकोडायनेमिक यानी कि व्हाट ड्रग डू विथ बॉडी, यानी कि हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, क्या अपना असर दिखाएगी और वो कैसे अपना असर दिखाएगी। ठीक है, इफेक्ट क्या है उसके साथ ही साथ उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। ये 2 पॉइंट है, उनमें पे हमने फोकस करना है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी पड़ी है वही सेम। और बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि हमारी ड्रग कैसे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी कि कैसे अपने वो असर दिखाती है। तो देखिए आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हाँ लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पे हमारे ड्रग का भी काम है कि देखिए हमारी जो ड्रग है ना वो हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट है उसको वो इंड्यूस नहीं कर सकती या प्रोड्यूस नहीं कर सकती। बस ये हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है या तो उनको कम कर देंगी या फिर ज़्यादा कर देंगी या फिर वो रिप्लेस कर सकती हैं। तो ये जो काम होता है वो हमारा ड्रग का, मतलब ये है वो उनका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है देखिए, ये जो ना शॉर्ट में लिख रखा है केवल पॉइंट है, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा देखिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा तो इनके बारे में डिटेल में आपने समझाना होगा। मैं फिर भी पॉइंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला स्टिमुलेशन, या तो हमारी मेडिसिन, स्टिमुलेशन कहने का मतलब है कि सपोज हमारी बॉडी में कुछ चीज़ कम हो गया है, सपोज हमारी हार्ट रेट कम हो गया है, अगर हम कुछ ऐसी मेडिसिन लें जो वो हार्ट रेट को बढ़ा दे तो वहाँ पे कहलाएगा उसका जो प्रिंसिपल कहलाएगा वो है स्टिमुलेशन। और इसके बाद देखिए सेकंड है इसमें डिप्रेशन। डिप्रेशन इसका जस्ट उल्टा है। सपोज जैसे कि हमारा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको हमने कम करना है, तो वहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल जो ड्रग का एक्शन का होगा वो कहलाएगा डिप्रेशन, यानी कि वो जो है ना हमारे जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको वो डिप्रेस कर रही है। नेक्स्ट है इरिटेशन। इरिटेशन कहने का मतलब है कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो करती हैं, इरिटेशन वगैरह वो कॉज करती हैं, तो उनका जो इफेक्ट है वो
इरिटेशन कहलाता है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट कहने का मतलब वही है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जैसे कि इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में नहीं है या फिर वो हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहा है तो उसको रिप्लेस करके हम दूसरा इंसुलिन बाहर से प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो है ना रिप्लेसमेंट इस तरीके से होता है वहाँ पे। ये है उसका ड्रग एक्शन का प्रिंसिपल। इसमें नेक्स्ट वो है हमारा साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। साइटो मीन्स होता है सेल, टॉक्सिक मीन्स वही टॉक्सिक, यानी कि कुछ ऐसी ड्रग जो कि हमारे सेल के लिए टॉक्सिक हो, यानी कि कुछ ऐसी सेल्स के लिए जो डिसीज़ कॉज कर रही हो, जिनकी वजह से हमें बीमारी फैल रही हो या फिर हो रही हो, जैसे कि हमारे कैंसर वगैरह में होता है। तो उसमें जो हमारी जो मेडिसिन मतलब उनका जो प्रिंसिपल होगा वो कहलाएगा साइटोटॉक्सिक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि अगर हम कुछ ऐसी मेडिसिन लें जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जैसे कि हमारे मल्टीविटामिन्स वगैरह होती हैं, तो वो हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम ये कहलाएगा। ठीक है। ये है इनके प्रिंसिपल। बात करते हैं वो कैसे अपना असर दिखाते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो देखिए हमारी जो ड्रग है उसको कई तरीके से अपना असर दिखाती हैं, अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। सबसे पहले फिजिकल एक्शन, यानी कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अपना एक्शन दिखाती हैं। सपोज जैसे कि हमारा चारकोल है, चारकोल आपने पता ही होगा ये एब्जॉर्बेंट होता है, ये हर एक चीज़ को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एज ए एंटीडोट यूज़ होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, एब्जॉर्ब करना इसकी प्रॉपर्टी है। तो जब भी कोई पॉइजनिंग हो जाती है हम चारकोल दे देते हैं तो वो जो पॉइजन वगैरह उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से एक्शन हो, तो ये हमारा फिजिकल एक्शन कहलाएगा। दूसरा केमिकल एक्शन। केमिकल बोले तो जैसे कि हमने आपने देखा होगा इनू होता है, तो इनू जो है ना वो हमारा एंटासिड होता है, वो जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये जो है केमिकल रिजेक्शन करके नहीं उसका अपना असर दिखा रहा है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन हुआ वो हमारा केमिकल एक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट बाई एंजाइम। कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो डायरेक्ट सबस्ट्रेट पे जाके काम नहीं करती, बल्कि वो एंजाइम पे अपना असर दिखाती हैं, वो एंजाइम को इंड्यूस कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, उसके बाद में जो है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी शो करती हैं। तो ये जो है हमारा बाई एंजाइम ये एक्शन हो जाएगा। दूसरा है बाई आयन चैनल। कुछ जो वो आयन चैनल्स पे जाके बाइंड हो जाती हैं और उसकी वजह से जो सेल्स वगैरह उसकी परमेबिलिटी वगैरह को चेंज कर देती हैं, तब एक्शन दिखाती हैं, वो हमारी बाई आयन चैनल कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारी बाई ट्रांसपोर्टर। वही ट्रांसपोर्टर यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, तो ये वहाँ पे जाके अपना असर दिखाती हैं। तो ये जो ना अलग अलग मेथड है कि हमारी ड्रग कैसे असर दिखाएगी। यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपने डिटेल में लिखना होगा अगर ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बाई रिसेप्टर। देखिए ज़्यादातर मेडिसिन जो है ना इसी तरीके से असर दिखाती हैं कि उनके जो है ना रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में, सिंपली वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती हैं और अपना असर दिखाती हैं। तो ये ना इनके हैं मोड ऑफ एक्शन की हमारी मेडिसिन कैसे अपना असर दिखाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो हमारा व्हाट आर ड्रग रिसेप्टर एंड देयर टाइप्स। तो देखिए बात करें रिसेप्टर क्या होते हैं। देखिए रिसेप्टर हमारी बॉडी में एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। सपोज यही वो मैं शुरू से आपको समझाता आ रहा हूँ, कुछ इस तरीके से ये जो है ना हमारी एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है। जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में होंगे या फिर सेल के अंदर होंगे या फिर किसी ऑर्गन पे होंगे, जहाँ पे हमारी जो ड्रग है वो आकर के बाइंड होती है और अपना असर दिखाती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे ड्रग रिसेप्टर की। तो बात करते हैं ना इसके कई टाइप्स हैं, जिसमें अलग अलग तरह के जो रिसेप्टर्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है ना 4 तरह के हमारे रिसेप्टर्स हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसको हम GPCR भी बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इस पर यहाँ पे मार्कर लगा रखा है, ये तो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा देखिए आप नेक्स्ट देखिए आयन चैनल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एंड जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर। तो यहाँ पे मैंने देखिए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में बता रखा है थोड़ा, और इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये जो ना लॉन्ग यानी कि 7 मार्क्स में आ जाता है। सो लिख रखा देखिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ये जो ना 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के नेम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ 7 मेम्ब्रेन स्पिनिंग हेलिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें इस तरीके से जुड़ा होता है। आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है, तो उसी के बेस पे इसका नाम पड़ा है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो ये हमारा एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि सेल के बाहर जो भी स्टिमुलस होता है तो उसको ये जो है ना हमारे सेल के अंदर ट्रांसफ़र करता है। आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये रिसेप्टर साइट है, यहाँ पे हमारी ड्रग आके बाइंड होगी और उसका असर इस तरीके से होता हमारे सेल के अंदर आएगा। तो उनको हम बोलते हैं GPCR रिसेप्टर। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमारा बीटा रिसेप्टर है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर है, वो हमारे GPCR के अंदर आते हैं। तो ये जो है ना आपने देखिए डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, बाकी अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये होते हैं हमारे GPCR रिसेप्टर, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो रेस्पॉन्स होते हैं, सेल के बाहर जो रेस्पॉन्स होता है उसको हमारे सेल के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 मार्क्स में।
वो है व्हाट इज़ थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स कहने का मतलब है कि सपोज आप एग्जांपल समझा तो हमारा पैरासीटामोल है, ठीक है। सपोज़ कि पैरासीटामोल हमारी 100 mg पे अपना असर दिखाने लग जाती है, और अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं और देखें कि कितने mg पे जो है ना ये हमको टॉक्सिक हो जाएगी, हमारे लिए लीथल हो जाएगी। तो इसकी जो डोज है लगभग 1900 mg पे जाके हमारे लिए लीथल हो जाती है, घातक हो जाती है। यानी कि अगर हम एक दिन में इससे ज़्यादा अगर डोज लेते हैं तो भाई वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी। यानी कि जो इंडेक्स है ये जो पूरी बोले तो शुरू से लेकर लास्ट तक का जो हमारा कैलकुलेशन है कि कब हमारी ड्रग इफेक्ट शो करेगी। सपोज ये 100 mg है, अगर यहाँ पे 99 या 98 भी रहा तो हमारी ड्रग इफेक्ट शो नहीं करेगी, लेकिन हाँ 100 mg पे आके वो अपना इफेक्ट शो कर देगी। तो यहाँ से लेकर के वो कितने mg हम बढ़ाते जाएँ, कितनी डोज उसकी बढ़ाते जाएँ कि वो अपना इफेक्ट शो करेगी बिल्कुल सही सेफ, और कितने अमाउंट की बात वो जो है ना हमारे लिए अनसेफ हो जाएगी। तो ये जो हमारा पूरा जो कैलकुलेशन है वही कहलाता है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। यानी कि हमारी ड्रग किस अमाउंट पे वो इफेक्टिव है और किस अमाउंट पे वो लीथल हो रही है। तो वही है, देखिए थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द डोज दैट प्रोड्यूस लीथल एंड इफेक्टिव डोज। यानी कि ये रेशियो होता है किसका, लीथल डोज का एंड इफेक्टिव डोज का, कि जितनी डोज पे हमारी ड्रग लीथल हो जा रही है वहाँ पे उसका mg यानी कि अमाउंट लिखना है अपॉन कितनी अमाउंट में या कितनी mg में वो हमारी इफेक्टिव है वो नीचे यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से जो है ना हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इससे होता क्या है, इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी ड्रग कहाँ तक वो सेफ रहेगी या फिर वो कहाँ पे अपना इफेक्ट शो करने लग जाती है, यानी कि वो कितना इफेक्टिव है, या फिर हमें एक्शन लेने के लिए कितनी डोज देनी चाहिए। तो ये है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन देखिए वो हमारे ड्रग पोटेंसी एंड ड्रग एफिकेसी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ड्रग पोटेंसी देखिए आप देखोगे द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस ए सर्टेन रेस्पॉन्स। यानी कि जैसे कि आप देख रहे थे जो स्टार्टिंग में जो हमारी पैरासीटामोल थी जो 100 mg पे अपना असर दिखा दे रही थी, यानी कि 100 mg पे ही हमारा जो फीवर है उसको कम कर देगी। तो ये जो हमारा इफेक्ट हुआ ये कहलाएगा पोटेंसी, यानी कि कम से कम अमाउंट में कम से कम mg में हमारी जो ड्रग अपना इफेक्ट शो कर देती है वो हमारा उसका पोटेंसी कहलाती है। तो वही आप समझ लेना, देखिए पोटेंसी यानी कि कितने अमाउंट में वो हमारे लिए रेस्पॉन्स शो कर सकती है, कितने कम से कम अमाउंट में अपना एक्शन शो कर सकती है। दूसरा वो कितना ज़्यादा एक्शन शो कर सकती है, कितना ज़्यादा रेस्पॉन्स वो शो कर सकती है, वो हमारी ड्रग एफिकेसी कहलाएगा। नेक्स्ट है देखिए हमारा क्वेश्चन वो है व्हाट इज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। बहुत ही आसान है, देखिए कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है 7 मार्क्स में, जिसके नेम हमारे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। देखिए जब हमारी एक या एक से ज़्यादा दवाई दी जाती है साथ में, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर 2 या 4 दवाई देते हैं, सपोज हमने 2 मेडिसिन ली और ये या तो एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा दे रही हैं या फिर कम कर दे रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि दोनों का कंबाइंड वहाँ पे हो गया इफेक्ट। तो वही जो है ना देखिए 2 टाइप्स के यहाँ पे होता है, एक होता है सिनर्गिज्म, एक होता है एंटागोनिज्म। सिनर्गिज्म यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है वर्किंग टूगेदर, ये हमारा लैटिन वर्ड है। वर्किंग टूगेदर कहने का मतलब है कि साथ साथ काम करना, यानी कि जब हम 2 मेडिसिन को लेंगे, सपोज एक मेडिसिन हमारी ये है और एक ये है, ये हमने दोनों ली, तो जब दोनों को हम एक साथ लेंगे तो इन दोनों का जो इफेक्ट है, इनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू इनको हम अलग अलग लेते हैं। अगर अलग ले रहे हैं तो सपोज इसका कम रेस्पॉन्स है, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं तो इन दोनों में मतलब कि एक दूसरे की वजह से इनकी एक्टिविटी बढ़ जा रही है, तो वहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो कहलाएगा हमारा सिनर्गिज्म, ठीक है। एग्जांपल आप समझिए जैसे कि एस्पिरिन है, एस्पिरिन को हम नॉर्मली लेंगे तो वो थोड़ा कम तरीके से अपना जो हेडेक वगैरह है, दर्द वगैरह उसको कम करेगी, लेकिन अगर हम उसको कैफीन के साथ ले लेंगे ना तो वो बहुत ही जल्दी अपना इफेक्ट शो करेगी, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा और जल्दी से जल्दी वो पेन को कम कर देगी। तो ये जो है ना यहाँ पे सिनर्गिज्म हुआ, यानी कि एक मेडिसिन की वजह से दूसरे का इफेक्ट बढ़ गया, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, वो हमारा सिनर्गिज्म है। दूसरा एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म जस्ट उल्टा है, एंटा मीन्स अपोज करना, गोनिज्म मीन्स एक दूसरे को, मतलब कि when 2 or more drug taken together if they decrease the effect of each other that is called antagonism। अगर वही 2 मेडिसिन हम एक साथ ले रहे हैं और उनकी जो एक्टिविटी पहले जो बढ़ जा रही थी वो तो सिनर्गिज्म के केस में थी, अगर उनकी एक्टिविटी घट जाए तो वो कहलाएगा हमारा एंटागोनिज्म, ठीक है। तो एग्जांपल आप देखोगे जैसे कि हमारे यहाँ पे मॉर्फिन है, मॉर्फिन हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो कि पेन किलर होता है। अगर हम उसको नॉर्मली लेते हैं तो अपना असर वो सही दिखाएगी, अगर हम उसको गलती से या फिर कैसे तरीके से अगर हम नैलोक्सेन के साथ ले लेते हैं
तो उसका जो असर है बिल्कुल गायब हो जाता है। या फिर बोले तो अगर हम ज़्यादा मॉर्फिन ले लें, उसकी पॉइजनिंग हो जाए, तो हम अगर नैलोक्सोन को दे दें तो उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म कर देगा। तो ये कहलाते हैं हमारे एंटागोनिस्ट, ठीक है। और इसके बाद एक नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन वो है डिस्कस डिफरेंट फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर देखिए लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, तो फिलहाल आप शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले है एज। एज कहने का मतलब है कि कुछ जो बच्चे होते हैं उसमें हम डोज अलग अलग देते हैं जैसे कि एज के हिसाब से, तो वहाँ पर वो मैटर करता है, यानी कि एज जो है वो मैटर करती है, वो ड्रग के एक्शन को बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है। ये आपको समझ आ गया। दूसरा बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट कहने का मतलब है कि जिसका वेट ज़्यादा होता है उसको हम ज़्यादा डोज देते हैं, जिसका कम होता है तो उसको हम कम डोज देते हैं। तो वहाँ पर भी जो है हमारा ड्रग का जो एक्शन है वो अफेक्ट हो रहा है, यहाँ भी एक फैक्टर है बॉडी वेट। नेक्स्ट हमारा सेक्स। तो यहाँ पे आप देखो कुछ जो हमारी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि हम देख के चलते हैं ना प्रेगनेंसी में या फिर हमारे लैक्टेशन के दौरान हमें कुछ मेडिसिन नहीं देते हैं हम प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह को, तो वहाँ भी जो है ना ड्रग का जो एक्शन है वो अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी सेक्स या जेंडर मैटर करता है। इसके अलावा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप कब किस टाइम पे मेडिसिन को दे रहे हैं। देखिए कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको हम खाने से पहले ही ले लेते हैं, लेकिन कुछ को हम बाद में लेते हैं, तो वहाँ पे ये भी मैटर करता है, ठीक है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप कैसे ले रहे हैं। सपोज आप एक मेडिसिन ले रहे हैं ओरली, एक ले रहे हैं आप इंट्रावेनसली, तो जिसको आप इंट्रावेनसली यानी कि इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं वो जल्दी असर दिखाएगी, ओरली ले रहे हैं वो थोड़ा लेट में दिखाएगी, तो वो भी हमारे ड्रग के एक्शन को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉलरेंस, जैसे कि हमने देखा था बार बार ड्रग को लेना तो उसका इफेक्ट का कम हो जाना वो हमारा टॉलरेंस कहलाता है। नेक्स्ट है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई हमारा ड्रग है पैरासीटामोल, ठीक है, तो अगर मैं इसको खुद ले रहा हूँ तो मेरे अंदर बिल्कुल इसका सही इफेक्ट है। अगर इसी मेडिसिन को अगर आप किसी दूसरे बंदे को दे रहे हैं तो उसमें इसकी वजह से थोड़ी एलर्जी वगैरह हो जा रही है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। यानी कि एक ही दवाई का अलग अलग पर्सन में अलग अलग इफेक्ट होना या फिर अलग अलग रेस्पॉन्स होना, वो हमारा इडियोसिंक्रेसी कहलाता है। तो ये भी इसको अफेक्ट करता है ड्रग के एक्शन को। इसके अलावा थेराप्यूटिक इंडेक्स, जो कि अभी हमने देखा था कि वही किस डोज पे हमारी ड्रग जो है वो इफेक्टिव होती है और किस पे वो लीथल हो जाती है, वो पूरा जो इंडेक्स है वो भी मैटर करता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ डिसीज, यानी कि अगर हमारी बॉडी में कोई डिसीज प्रेजेंट है, कोई डिसीज है, तो उसकी वजह से भी हमारा या तो एक्शन बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। तो ये जो है ना सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एक्शन को ये अफेक्ट करते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन वो है डिफरेंस बिटवीन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड एडवर्स ड्रग इवेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि ADR। आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं ना उन्हीं को हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट क्या है, यानी कि एक ऐसा इफेक्ट, एक ऐसा अनडिजायरेबल एक्शन हमारी ड्रग का जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, फालतू का ही वो हो जा रहा है, वो हमारा ADR यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहलाता है। ये किसकी वजह से होता है, देखिए एक्सपायरी की वजह से होता है। अगर हम एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन ले लेते हैं तब ये हो सकता है, अगर हम डोज ज़्यादा ले लें मेडिसिन की तब ये हो सकता है, अगर हमें किसी एक पार्टिकुलर ड्रग के लिए एलर्जी वगैरह है उससे हमें इरिटेशन होती है तो तब हमारा ADR यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये देखी जा सकती है। लेकिन जो हमारा एडवर्स ड्रग इवेंट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखिए लिख रखा है व्हेन पेशेंट इज हार्म्ड बाय एनी मेडिसिन दैट इज कॉल्ड एडवर्स ड्रग इवेंट, यानी कि जब कोई मेडिसिन जो है हमारे पेशेंट को एकदम हार्मफुल हो जाती है वो ADE यानी कि एडवर्स ड्रग इवेंट कहलाती है। एग्जाम्पल आप समझिए, सपोज एक हमारी मेडिसिन है जो कि हमने ओरली लेनी थी, ठीक है, ओरली या फिर बोले तो ओरली नहीं, हमने वो इंट्रावेनसली लेनी थी, IV रूट से लेनी थी। अगर वही हमने IM यानी कि इंट्रामस्कुलरली ले लिए गलती से, वो हमारी गलती की वजह से हो जा रहा है, तो वो जो कहलाएगा ना वो हमारा एडवर्स ड्रग इवेंट कहलाएगा ADE, यानी कि वो एक संग हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है, घातक हो सकता है। इसके अलावा देखिए दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे कि एक हमारी ड्रग है प्रोप्रानोलोल, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कम करने के लिए ली जाती है। और एक है हमारी दूसरी मेडिसिन वो है सोरेटेरोनोल, तो ये जो है ये क्या करेगी, इन दोनों का जो नेम है ना आप देखोगे प्रोप्रानोलोल और सोरेटेरोनोल मतलब मैच हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने डॉक्टर ने तो हमको बताया कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप जो है प्रोप्रानोलोल ले लो, लेकिन गलती से हमने मेडिकल पे जाके कहीं भी जाके हमने उसकी जगह सोरेटेरोनोल ले ली, ठीक है, तो ये जस्ट उल्टी होती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। तो यही हो जाएगा मतलब कि ड्रग इवेंट बोले तो
एडवर्स ड्रग इवेंट, यानी कि गलती की वजह से, हमारी कुछ मिस कैलकुलेशन की वजह से या मिस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से या कन्फ्यूज़न की वजह से ड्रग वगैरह में कि कौन से हमने ड्रग लेनी है, तो उनकी वजह से जो हमारी ड्रग होती है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, वो कहलाता है हमारा एडवर्स ड्रग इवेंट। तो इसमें जो है ना, हम देखिए गलती से सारी चीज़ें होती हैं, या बोले तो एकदम हम गलत डोज लेते हैं तब ये हो जाती हैं। लेकिन जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है गलती से नहीं होती, वो तो होनी ही होती हैं, और एकदम हम बिल्कुल वैलिड दवाई ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से ले रहे हैं, फिर भी वो हो ही जाती हैं, वो कहलाती है हमारी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो आई होप इनमें डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा इस यूनिट से, वो है देखिए, वो है व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो फार्माकोविजिलेंस देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप डिटेल में ना इसके बारे में सेमेस्टर 8 में जाके या सेमेस्टर 7 में जाके देखोगे कि फार्माकोविजिलेंस है क्या। फिलहाल हम देखते हैं कि है क्या ये, जिसके नेम हमारा फार्माको एंड विजिलेंस। फार्माको का मतलब है ड्रग, विजिलेंस का मतलब है कीप वॉचिंग, यानी कि देख रेख करना, देखभाल करना। जैसे वॉचमैन होता है वो घर की देख रेख करता है, ठीक उसी तरीके से फार्माको विजिलेंस एक हमारी एक ऐसी बोले तो ब्रांच है फार्मेसी की, जो कि ये देख रेख करती है कि हमारी जो ड्रग है वो जो है सेफ है, इफेक्टिव है, उनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर कुछ साइड इफेक्ट हैं तो उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। वो जो सारी देख रेख होती है ना, वो हमारी फार्माकोविजिलेंस करती है। तो वही लिख रखा है कि फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी कि जो हमारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं ड्रग वगैरह के, किसी के ज़्यादा तो नहीं हो गए, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है, डेथ वगैरह तो कॉज नहीं कर रहे, वो सारी जो जांच पड़ताल करना, देख रेख करना, वो हमारी फार्माकोविजिलेंस का काम होता है। इसका मेन एम ये होता है कि हमारी जो ड्रग है वो सेफ रहें और वो हमारे पेशेंट के लिए कम से कम वो हार्मफुल हो, ये इसका मेन एम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में जुड़ा था, वो है एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। देखिए अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये जो ना लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, क्योंकि 10 मार्क्स में आ जाता है, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे क्लिनिकल ट्रायल क्या है। क्लिनिकल ट्रायल मतलब कि एक बोले तो टेस्ट करना, रिसर्च करना या फिर एक्सपेरिमेंट करना। तो इसमें क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स आर द रिसर्च स्टडीज परफॉर्म्ड इन पीपल दैट एम टू एवेल्युएट एनी ड्रग और मेडिकल डिवाइस। यानी कि सपोज हमने कोई नई ड्रग बनाई है, तो उसको हम डायरेक्टली तो पेशेंट को नहीं खिला देंगे, पहले हम उसको एवेल्युएट करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे कि वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी सेफ है, कितना असर है, और कितनी डोज देनी चाहिए, कितनी डोज पे वो लीथल हो जाती है, उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, वो सारा जो कुछ करते हैं वो हमारा क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। तो इसमें भी देखिए कई फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल में। तो बात करें इसमें देखिए 2 फेज़ है मोस्टली, और उसको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है। तो इसमें भी देखिए सबसे पहला हमारा वो है प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री मीन्स पहले। तो देखिए हम डायरेक्टली ह्यूमंस में तो मेडिसिन को नहीं इंजेक्ट कर देंगे या फिर उन पर अप्लाई कर देंगे। पहले क्या करेंगे, हम जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं उन पर हम अप्लाई करके देखते हैं कि वो उनके लिए सेफ़ है या फिर नहीं है। जैसे कि रैबिट्स हुए, मंकीज़ वगैरह हुए, चिंपांजी वगैरह हुए, तो उन पर हम चेक करते हैं और उनका असर कैसा है, वो इफेक्टिव भी है या फिर नहीं है, वो जो सारा कुछ हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज में आता है। दूसरा क्लिनिकल ट्रायल फेज, यानी कि इसमें जो है ना हम ह्यूमंस पे करते हैं। उसमें भी अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि हमने पेशेंट पे करना है या फिर हेल्दी पर्सन पे करना है, हमने 100 पर करना है या फिर 200 पे करना है, हज़ारों पे करना है, कितनों पे करना है। तो उसके अलग अलग फेजेस होते हैं, वो मैं आपको लॉन्ग पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरीके से जो है ना हमारी यूनिट सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारी जो यूनिट सेकंड एंड जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, कवर हो चुकी है। बाकी जो यूनिट थर्ड है, फोर्थ है और यूनिट फिफ्थ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कवर करेंगे। तो यही मैंने वीडियो में बताना था। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो हेल्प हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।